एवरीवन एंड वेलकम टू द पश्चिम लिटकास्ट। ये बहुत ही स्पेशल एपिसोड है आज का। हमारे इंक एंड इमेजिनेशन सीरीज़ चल रही है जहाँ पर हम सीख रहे हैं गज़लें कैसे लिखी जाएं, उसके जो नुआंसेस हैं उनको हम सीख रहे हैं। हमारे गुरु श्री अंबर खरबंदा जी जो मास्टर क्लास के वो आ चुके हैं। हमारी सहपाठिका सुनैना काचरू जो द पश्चिम प्रोजेक्ट की को फाउंडर भी हैं, आज वो इस क्लास को होस्ट करेंगी। और सुनैना, मैं चाहता हूँ कि आप इस क्लास को शुरू करें और जो हमने पिछले 4 एपिसोड्स में जो सीखा है उसका एक रीकैप दे दें पहले, और फिर हम आगे बढ़ते हैं इस क्लास के लिए। स्वागत है आपका। अमर जी, लास्ट टाइम हमने पिछले एपिसोड में जो भी हमारी बात हुई, हमें आपने वो हर्फ गिराना या उसके लिए एक और वर्ड आपने यूज किया था, आ, रकुन गिराना, राइट? रुकन रुकन गिराना, वो बात हुई थी। फिर हमने हाथ में है तुम्हारे कलम चौधरी, उसकी तख्ती थी जी। उसमें हमने पैटर्न्स हमें समझ आए थे कि वो 212 212 212 212 वाला था जी। और उसके बाद हमने थोड़ी गलतुलाम आपने बताया कि कुछ कुछ जो गलतियां हैं जो काफी प्रचलित भी हैं, और अब उसे गानों में भी इस्तेमाल हो जाता है उसका। जैसे आपने 11 लफ्ज की बात हुई हमारी उसके ऊपर जी। थोड़ी सी आपने इजाफत पे हमें समझाया कि इजाफत को उसको काउंट कैसे करना है, उसकी तख्ती कैसे होती है। तो आज आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं, और हम आज क्या अगला लेसन क्या है हमारा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जैसे हमने तख्ती की बात की, इजाफत की भी बात हो गई, लेकिन ये जितनी भी बातें हैं ये अपने आप में इतने बड़े सब्जेक्ट्स हैं। जैसे हम सपोज इजाफत को ही लेंगे तो एक एपिसोड उसके लिए हमें चाहिए, है ना। तख्ती तो खैर बहुत लंबी बात है, तख्ती तो करते रहेंगे क्योंकि तख्ती मोर और लेस है प्रैक्टिस की बात। मैंने आपसे सबसे पहले ये बात कही थी और आज फिर मैं दोहरा रहा हूँ, जितने सुनने वाले हैं सबके लिए ये बात कह रहा हूँ, या जो बाद में सुनेंगे उनके लिए भी ये बात कहूँगा कि हम फोनेटिज्म पे चलते हैं। जो कुछ हमारे कान हमें बताते हैं, जैसे हम किसी मिसरे को, गज़ल के किसी लाइन को हम बोलते हैं, उसी को हम काउंट करते हैं। जिस भी लफ्ज़ को बोलने में जितना वक्त लगता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो लिखा कैसे है, हम ये नहीं देखते कि कागज़ पे कैसे लिखा है, हम देखते हैं कि वो बोलने में कैसे आ रहा है। हाथ में है तुम्हारे कलम चौधरी, जो भी चाहो वो कर दो रकम, जो भी चाहो वो कर दो रकम चौधरी। 2 जगह हमने रुकन को गिरा दिया है, मात्रा गिरा दी है। हाँ, तो जी इसमें मात्रा गिरा दी है तो उसी तरह से हम उसे काउंट भी करेंगे और तब वो बहर में आएगा। तो मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि जैसे मैंने एक शेर की तख्ती कर दी थी, हाथ में है तुम्हारे कलम चौधरी, जो भी चाहो वो कर दो रकम चौधरी, इससे आगे के अशार की आपने कुछ किया या नहीं, आप मैं नहीं, रह गया। होमवर्क नहीं किया मास्टर जी, हैं? होमवर्क नहीं किया सर। होमवर्क नहीं किया। देखिए, ऐसा होता है, होमवर्क करना इसलिए ज़रूरी सा हो जाता है कि हमें ये एस्टेब्लिश करना है कि मतले से लेके, यानी गज़ल के पहले शेर से लेके, गज़ल की शुरुआत से लेके मक्ते तक, यानी गज़ल के आखिर तक बहर एक ही रहती है। हम्म हम्म ठीक है। और ये एस्टेब्लिश करने के लिए हमें कम से कम 2-3 अशार की तो तख्ती करनी पड़ेगी, जी तभी तो हम कह पाएंगे। नहीं तो जी ऐसा भी तो हो सकता है, जो नए गज़ल कहने वाले होते हैं, जी जो जी नए गज़ल कहने वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि एक शेर उनका एक बहर में हो जाता है जी और दूसरा शेर दूसरे बहर में हो जाता है, या दूसरी लाइन दूसरी बहर में हो जाती है, तो वो गज़ल नहीं रहती, जी, है ना। वो हाँ, वो लूज ठीक है। शेयर हो अभी जाते हैं। अभी अगर आपने ख्याल किया हो, देखिए बीच-बीच में जी, दौरान गुफ्तगू यानी ड्यूरिंग 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 द कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन। ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन हमारे ऐसे-ऐसे अल्फाज आएँगे कि जो आपके लिए और सुनने वालों के लिए थोड़े नए होंगे, जी तो उनको भी, उन पर भी ध्यान रखना ज़रूरी है। आपकी वोकैब जो है वो इम्प्रूव होती है। जी तो जी मैंने अभी कहा कि दौरान गुफ्तगू, बातचीत के दौरान, ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, ठीक है। और मैंने अभी एक लफ्ज़ बोला था, अगर आपका ध्यान गया हो, तो मैंने कहा था गज़ल कहना।
गजल कहना। जी सुना आपने या जी। आपने नोट किया इस बात को कि मैंने ये क्यों नहीं कहा कि गजल लिखना? आपने आपने पिछली बार भी कहा था कि गजल इज एन आर्ट फॉर्म विच इज ड्रिवन बाय फोनेटिक्स। फोनेटिक्स, यस, या तो फोनेटिक्स, इस because it's driven by phonetics, that's why what we say, हमने गजल कही है, हमने एक शेर कहा है, हमने दो शेर कहे हैं, हमने एक नज्म कही है ना? जी हम नहीं कहते कि आज हमने एक गजल लिखी है, लिखी हम है। ये कभी नहीं कहते। हमने एक शेर लिखा है, ऐसा हम नहीं कहते, इसीलिए नहीं कहते। ये मतलब दिस पर्टिकुलर फ्रेज इज एनफ इन इटसेल्फ कि ये बताने के लिए कि गजल जो है फोनेटिज्म पर है। जी ठीक है, जी जी गजल कही जाती है, वो अपने आप में ये बात क्लियर कर देती है कि कही जाने का मतलब जो मात्रा हम गिराते हैं उसको गिरी हुई ही काउंट करते हैं। नहीं तो अगर गजल लिखनी होती, और भी छंद हैं, हिंदी के कई ऐसे छंद हैं कि जहां हम मात्रा को नहीं गिरा सकते, जैसे दोहा है, दोहे में जी कोई मात्रा कहीं नहीं गिराई जा सकती, ये नियम है जी बिल्कुल। और भी कई हिंदी के ऐसे छंद हैं, ऐसे मीटर्स हैं जिसमें मात्रा नहीं गिराई जा सकती। लेकिन उर्दू जो अरूज है, जो उर्दू का जो ग्रामर है, ग्रामर है। पोइट्री का ग्रामर जिसको अरूज कहते हैं, हिंदी में जिसे मैंने बताया था उसे पिंगल शास्त्र कहते हैं, कवि काव्य शास्त्र जो है। तो पोइट्री का जो हमारा ग्रामर है, जो ईरान से आया, पर्शिया से आया, पर्शियन से उर्दू में आया, इस तरह से उसे हम, जिसमें फ़ाइलातुन, फ़ाइलुन, मुतफ़ाइलुन, फ़ेलातुन, फ़ईलातुन, फ़ेलुन, फ़ा, इस तरह के जो अरकान, जो टुकड़े हैं, रुक्न का जो प्लूरल है अरकान है, रुक्न यानी सिंगुलर, अरकान यानी उन सब का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो गज़ल हम कहते हैं। ठीक है, ये अगर इस एक पॉइंट को कोई ध्यान में रखेगा तो वो इस बात को समझ जाएगा, कि गजल कहने का हमारा मतलब क्या है। तो बहरहाल बहुत लंबी बात नहीं करते, क्योंकि आप समझ रहे हैं, हमने एक शेर यानी जिसको हम मतला कहते हैं जी, मतले की हमने तख्ती की थी। और मतले का आपको याद है कि हम इसे मतला क्यों कहते हैं? जी मतलब वो है कि जो शुरू का पहला शेर गजल का, जी जी, उसमें रदीफ और काफिया पैटर्न तो खैर सब जगह सेम होता है, पर यहाँ पे वो एक ही उसका जो आम, आ, लफ्जों का लफ्ज काइंड ऑफ सेम होते हैं। उसके लिए नहीं वर्ड नहीं, नहीं सॉरी। नहीं, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर जी अशार्स, जी दूसरे शेरों से ये मतलब क्यों अलग है? ये मतलब बहुत इसलिए बहुत अलग है बेसिक, बहुत प्राइमरी क्वेश्चन है, जी बहुत जी प्रिलिमिनरी क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसे दोहरा रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ जी कि जी मतलब क्यों कहते हैं इसे? मतलब इसलिए कहते हैं कि काफिया और उसमें रदीफ और काफिया दोनों मिसरों में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही पॉइंट है, फोरमोस्ट पॉइंट जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो स्पेसिफिकेशन है, जो करेक्टरिस्टिक है मतले की, वो ये है कि रदीफ और काफिया दोनों दोनों में मिसरों में होता है। और उसके बाद जिन्हें हम शेर कहते हैं, उसके दूसरे मिसरे में रदीफ और काफिया होता है। जी अगर अगर एक से ज्यादा मतले हों तो ऐसा मुमकिन है। मेरी जी इसी गजल में कई मतले हैं, जी है ना, 3-4 मतले हैं। ऐसा हो सकता है जिनको हम हुस्ने मतला या मतला सानी कहते हैं। राजस्थानी। जी मतलब सानी मतला कहते हैं, सानी यानी फॉलोइंग, पीछे हाँ आने वाला, है ना। तो हम जी, सानी मतला भी कहते हैं, हुस्ने मतला भी कहते हैं, या सिंपली कहते हैं भाई एक और मतला सुनिए, एक और मतलब। एक और मतला पेश कर रहा हूं। तो मतले की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसके दोनों मिसरों में, दोनों लाइंस में, मैं मिसरा ही बोलूंगा, अब लाइंस नहीं बोलूंगा, जी जी दोनों मिसरों में। हालांकि इसका एक और टिपिकल वर्ड है, मिसरा सिंगुलर के लिए यूज होता है, मसारी होता है मस्तानी। प्लूरल के लिए, एक से ज्यादा मिसरे। लेकिन हमें उतनी गूढ़ उर्दू में नहीं जाना है, वो तो मैं जस्ट फॉर बता रहा हूं आपको इसलिए। अच्छा उसका खैर, प्लूरल आप फिर से बताइए क्या? मसारी, री मसारी अरेबिक मसारी। वर्ड है और थोड़ा मुश्किल है, इसको कोई हर डिक्शनरी में मिलता भी नहीं है, कहीं कहीं मिलता है, तो इसको उसको ज्यादा कंफ्यूज मिसरे कह सकते हैं। देखिए, प्लूरल जो ग्रामर अप्लाई करते हैं, ग्रामर हम दो तरह से अप्लाई करते हैं। एक तो जिस लैंग्वेज का कोई वर्ड होता है उसकी लैंग्वेज का ग्रामर चलता है। जैसे जैसे अखबार,
अखबार को अगर हम उसकी लैंग्वेज के हिसाब से, अरेबिक के हिसाब से उसे उसका प्लूरल बनाएंगे तो हम कहेंगे अखबारात। मेरे घर में 3 अखबारात आते हैं, एक हिंदी का, एक उर्दू का, एक अंग्रेजी का, हैं। और अगर हम कहेंगे वैसे जो हम लोकल हमने अपना लिया है अखबार लफ्ज़ को, तो हम कहते हैं कि मेरे घर में 3 अखबारें आती हैं। तो अखबारें भी कह सकते हैं, अखबारात भी कह सकते हैं। जो क्या कहना चाहिए, लिटरेरी लैंग्वेज है वो तो अखबारात कहा जाएगा। अच्छा। तो खैर वो धीरे धीरे ये सब चीज़ें इवॉल्व हो जाएंगी आगे चल के। हम ये कह रहे थे कि मतला क्या होता है, ये हमने फिर डिफाइन किया ताकि इसमें समझ में बैठ जाए, फिर दोहराने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरी बात मैंने कही थी कि कई गज़लियात ऐसी होती हैं, गज़लियात, गज़ल का प्लूरल गज़लियात, कई गज़लियात ऐसी होती हैं जिसमें मक्ता नहीं होता, यानी शायर का नाम नहीं होता। आखिरी शेर मैंने बताया था मक्ता होता है जिसमें शायर का नाम होता है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि मक्ता हो, लेकिन मतला ज़रूरी है। मतला ज़रूरी है। मतला गज़ल का मुखड़ा कह लीजिए, उसका सर कह लीजिए, उसका फेस कह लीजिए, उसकी शुरुआत कह लीजिए, मतला गज़ल में होता है, मक्ता हो न हो। अब जैसे मेरे किसी गज़ल में अंबर आ गया तो मान लिया वो तो है मक्ता। जैसे मैं आपको कोई बताता हूँ कि आज अंबर ने ज़रा सा सच को सच क्या कह दिया, आज अंबर ने जरा सा सच को सच क्या कह दिया, सारी दुनिया उसके सर होने लगी, कुछ सोचिए। तो ये अंबर इसमें आ गया, ये मक्ता है। लेकिन इसमें कई गज़लों में मक्ता नहीं होगा। एक और मक्ता के, अंबर जी तुम शेर तो कह लेते हो लेकिन हर एक मिसरा टूटा फूटा क्यों लगता है। ये मक्ता है ना। मतला क्या है कि हर एक रिश्ता मैं 2-3 शेर सुनाता हूं ताकि हमें नेक्स्ट एपिसोड में हम इसको इस चैप्टर को यहाँ क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट एपिसोड में इस बात को नहीं उठाएंगे। मतलब सुनिए मोहतरमा, हर एक रिश्ता बिखरा बिखरा क्यों लगता है, इस दुनिया में सब कुछ झूठा क्यों लगता है, बिखरा बिखरा क्यों लगता है, झूठा क्यों लगता है, क्यों लगता है रदीफ है, और बिखरा और झूठा हमारा काफिया। ठीक है, दोनों आ गए। हर एक रिश्ता बिखरा बिखरा क्यों लगता है, इस दुनिया में सब कुछ झूठा क्यों लगता है, मेरा दिल क्यों समझ न पाया इन बातों को। अब ये शेर है, देखिए पहले मिसरे में रदीफ और काफिया नहीं आया। मेरा दिल क्यों समझ न पाया इन बातों को, जो वैसा होता है ऐसा क्यों लगता है। अब इसमें काफिया आया ऐसा और रदीफ आई है क्यों लगता है ना। ठीक है, जो यादें अक्सर तड़पाती हैं इस दिल को, पहला मिसरा, उन यादों का दिल में मेला क्यों लगता है। ठीक है, क्लियर हो रही ना बात, इसमें बहुत समझने की जरूरत नहीं है। दुनियावी रिश्ते, एक शेर यूं सुन लीजिए कि उसको फिक्र वो सबसे बड़ा कैसे हो जाए। ये हासिले गजल शेर है। हासिले गजल भी एक डेफिनेशन है। हासिले गजल शेर मैं समझता हूँ, उसको फिक्र वो सबसे बड़ा कैसे हो जाए, मैं सोचूं वो इतना छोटा क्यों लगता है। वाह क्या बात है, मैं सोचूं वो इतना छोटा क्यों लगता है। और दुनियावी रिश्ते तो सच्चे कब थे लेकिन, दुनियावी रिश्ते तो सच्चे कब थे लेकिन, रूहों का मिलना भी झूठा क्यों लगता है। क्या बात है, वाह। और आखिरी शेर है, शेर आखिर, मेरे हिस्से में आई मैं का हर कतरा, मेरे हिस्से में आई मैं का हर कतरा, उसकी आंखों ही से छलका क्यों लगता है। वाह क्या बात है। ये आखिरी शेर मैंने इसे कहा। अब मक्ता पढ़ रहा हूं। अब लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि आखिरी शेर कह दिया तो उसके बाद क्या रह गया। जी लेकिन हम मक्ते को मक्ता कहते हैं, इसलिए हम मक्ते से जस्ट पहले वाले शेर को कहते हैं शेर आखिर। आखिरी शेर या शेर आखिर पढ़ रहा हूँ। ये एक ही गजल को पढ़ने में आप देखेंगे कई डेफिनेशन सामने आ गई। मतलब क्या होता है, शेर क्या होता है, शेर क्या नाम, इसमें मतलब सानी तो नहीं आया है लेकिन उसको हम बता चुके हैं। और रदीफ काफिया क्या होता है, उसका रेपिटेशन क्या होता है। मेरे हिस्से में आई मैं का हर कतरा, उसकी आंखों से
उसकी आंखों ही से छलका क्यों लगता है। क्यों लगता है। ये हमारी उर्दू की गज़ल की तरकीब होती है। हिंदी में ज़्यादातर या आम बोलचाल में हम कहते हैं उसकी आंखों से ही छलका क्यों लगता है, लेकिन हम कहते हैं उसकी आंखों ही से छलका क्यों लगता है। आंखों के साथ ही जो जो मेन जो हमारा इंग्रेडिएंट है उसके साथ ही लगाते हैं। ठीक है। तो और अब मख्ता सुनेंगे इस गज़ल का कि अंबर जी तुम शेर तो कह लेते हो, लेकिन हर एक मिसरा टूटा फूटा क्यों लगता है ना। तो ये मख्ता है क्योंकि इसमें अंबर आ गया, शायर का नाम आ गया। तो ये मतले से लेके मख्ते तक इस तरह गज़ल का जो सफ़र है वो चलता है। मैं जिस गज़ल की बात कर रहा था कि वो हाथ में है तुम्हारे कलम चौधरी जो भी चाहो। मैं एक बार रिपीट कर लेती हूँ कि हमने गजल की स्ट्रक्चर की बात की। तो गजल का जो पहला शेर है हम उसे मतला कहते हैं, और उसमें रदीफ और काफिया दोनों मिसरों में आएगा। बिल्कुल। और उसके बाद अगर और मजीद शेर हो उसमें जिसमें वो सीक्वेंस वैसा आए कि दोनों मिसरों में रदीफ और काफिया है, तो उसको एक अलग नाम देंगे। उससे हम मतला सानी कह सकते हैं, उसमें मतला कह सकते हैं, भी कह सकते हैं। वो जब हो और उसके आगे जो शेर हो उसके उसमें उसे हम कहते हैं कि गजल के शेर कहते हैं। या गजल के शेर के लिए आपने ये भी कहा था कि अगर वो गजल के शेर नहीं कहते, उसे शेर है वो, क्योंकि वो अगर गजल का शेर उसे कहते हैं जो ट्रेडिशनली जो लव एंगल जिसमें होता है या श्रृंगार जिसे हिंदी में कहते हैं हो जी, वो गजल का शेर वो होता है जी। और जो एक्चुअली जो आखिरी शेर है जिसमें शायर का तखल्लुस आए तो उसको हम लोग मक्ता कहते हैं जी। अगर मतलब गजल की जो स्ट्रक्चर है, ग्रामर, किसी कुछ शेरों को गजल कहना है तो उसमें मतला होना जरूरी है। मक्ता नहीं भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम और जी। और अगर हमने जो मक्ता है अगर, तो उसे पहले वाला शेर जो पढ़ते हैं उसको हम आखिरी शेर कहते हैं, और उसके बाद जो अगला शेर है उसको मक्ता कहते हैं। और जो शेर में जिसमें एसेंस हो पूरी, या कोई बहुत अच्छी बात हो जो आपको लगता है कि ये दिल से लगेगी, या आपको लगता है उस गजल में ये सबसे अच्छी बात आपने इस शेर में कही है, तो उसे हासिल गजल शेर कहा जाता है। टू गुड, टू गुड, टू गुड। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दिया, और आपने मुझे खुशी हुई कि आपने मजीद लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, मुझे अच्छा लगा। तो हम ये कह रहे थे कि हाथ में है तुम्हारे कलम चौधरी जो भी चाहो वो कर दो रकम चौधरी। जब हम थोड़ा एडवांसमेंट में आ जाते हैं, जब गज़ल को सुनने के हमारे कान आदी हो जाते हैं, क्योंकि गज़ल कहने और सुनने की चीज़ जी, बोलने से ज़्यादा, बोला भी वैसे ही जाएगा जैसे कि सुना जाएगा। और तो जब हमारे कान इतने क्या कहना चाहिए यूज टू हो जाते हैं उस बहर के, तो हम अपने आप उस बात को समझ जाते हैं, और जहाँ कहीं जब हमें पूरी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर हम बहर के जो अरकान है, फ़ाइलातुन, फ़ैलुन, फ़ाइलुन, उस पर भी इतना ध्यान नहीं देते। वो इस तरह से हो जाता है कि जैसे आप सपोज़ आप अपने घर से निकल के रोज़ ऑफिस जाते हैं, रोज़ जाते हैं, सालों साल जाते हैं, आपने कभी कोई आपको कुछ ऑकवर्ड सा नहीं लगता। लेकिन अगर मान लो किसी दिन कोई एक रास्ते का जो पेड़ वहां से काट दिया जाए, हट जाए, तो आपको लगता है कि यहाँ कुछ कुछ मिसिंग है। कई बार क्या होता है कि आप ये बता भी नहीं पाते कि क्या मिसिंग है, लेकिन आपको लगता है कुछ मिसिंग है। तो बहर जो है प्रैक्टिस की बात है, जब प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर हमें गिनती करने की भी बहुत ज़रूरत नहीं रह जाती, लेकिन गिनती कर लेनी चाहिए ताकि गज़ल में कोई ऐब है तो वो क्लियर हो जाए। तो हाथ में है तुम्हारे कलम चौधरी जो भी चाहो वो कर दो रकम चौधरी। रकम करना यानी लिख देना जी। तो आप पढ़िए इस मतले को। हाथ में है तुम्हारे कलम चौधरी जो भी चाहो, नो सॉरी गलत पढ़ा। हाथ में है तुम्हारे कलम चौधरी जो भी चाहो वो कर दो रकम चौधरी। देखिए, अभी हम बाद में एक एपिसोड पर्पजली तलफ़ुज़ के लिए रखेंगे जहां आपने गलत कहा, गलत को गलत कहा,
वो लफ्ज गलत है, गलत। जी है, ग अलग है, ग अलग है, गम अलग है, और गम, मेरी तरफ देखिए, जी गम, मैं लिख रही थी। ग, ग, ग गम, ग गम, गम गम, गम। ग, जी है ना, दोनों। गम तो वो है, हाँ, समझ रहे हैं? खाने वाला। हाँ, नहीं, हाँ, खाने वाला, चिपकाने वाला। तो फर्क ये है कि गम और गम। गम, है ना, ऐसे ही का वो हम बाद में आएंगे, और वो बहुत इम्पोर्टेंट एपिसोड हमारा रहेगा, क्योंकि जी गजल की सारा मतलब, गजल की जो जान है वो जी तलफ़ुज़ ही है, तलफ़ुज़ में। उर्दू की शायरी की जो जी उसकी जो मिठास, जो शीरीनी, जो स्वीटनेस है, वो तलफ़ुज़ में है। खैर, जी कोई बात नहीं, वो आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, वो हम जब उसे वाज़े करेंगे तो इल्ज़ाम हम धीरे ले धीरे लेंगे, लेकिन हम सीखेंगे भी। तो अब इसका मतला देखिए, सानी मतला देखिए, हुस्न मतला देखिए, कि हम रहे अब न वो जो थे हम चौधरी। अच्छा। देखिए, हम चौधरी, हम भी आ गया, काफी आ गया, जी चौधरी तो रदीफ है ही। जी हम रहे वो ना, हम रहे अब न वो जो थे हम चौधरी, जिंदगी ने दिए इतने गम चौधरी। अच्छा, वाह वाह। हम और गम इसमें काफिया आ गया, जी चौधरी रदीफ है ही। जी ठीक है, जी मैं इसको लिख लूं हाँ क्योंकि मुझे लिखिए, बिल्कुल ये लिखिए। गजल के मुझे शेर ऑनलाइन मिले नहीं, तो ये मुझे लगा था उसका ये मैं। मेरी किताब आज से करीब 15-16 साल पहले ये किताब आई थी, ऐसा हूँ मैं, इसमें है ये। अच्छा और आप लिख लेंगी तो इसमें आपको तख्ती करने में आसानी होगी। जी, अब और वो जो, एक बार पढ़ लीजिए। हाँ, मतला तो आपको मालूम है, हाथ में है तुम्हारे कलम चौधरी, चौधरी, जो भी चाहो वो कर दो रकम चौधरी, हम रहे अब न वो जो हम थे रहे हम चौधरी, हम रहे अब हम रहे अब न वो जो थे हम चौधरी, जिंदगी ने दिए इतने गम चौधरी। ठीक है, जी एक और मतला हाजिर कर रहा हूं, कि आंख जिसकी भी होती है नम चौधरी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक गजल में एक से ज्यादा मतले हो सकते हैं। जी आंख जिसकी भी होती है नम चौधरी, हम्म, वो समझता है औरों के गम चौधरी। अब चौधरी। हाँ ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको 3 मतले सुनाए। जी पहले मतले में कलम और रकम जी काफिए के तौर पर आए हैं, चौधरी तो रदीफ है ही। जी दूसरे मतले में हम और गम काफिया है, जी चौधरी रदीफ है। तीसरे मतले में नम और गम। जी हम्म, जी और अब मैं आगे बढ़ूंगा, तो मैं अब शेर पर आता हूं, कि इस गजल का शेर मुझे सुनिए, मुझे कि एक लोग। क्वेश्चन यहाँ पर है, एक मिनट। जी, आप ये जो है कि हम रहे अब न वो, हम रहे अब न वो जो थे हम चौधरी, जी, जिंदगी ने दिए इतने गम चौधरी। तो यहाँ पे गम चौधरी है। फिर हम्म। अगला जो शेर आपने हाँ, पढ़ा, उसमें भी गम आया है, उसमें भी गम आया वो है। अलाउड है? नहीं, अलाउड है, अलाउड है। वैसे कोशिश तो ये करनी चाहिए, क्योंकि इससे लगता है कि यू आर क्वाइट डेफिशिएंट ऑफ वर्ड्स, ऐसा लगता है, मतलब। लेकिन अगर आपकी बात अच्छे ढंग से आ रही है तो काफिये को हम्म, रिपीट करने में कोई बहुत नुकसान हर्ष नहीं होता। कई बार काफिया बहुत तंग होता है, तंग का हाँ मतलब बहुत कम काफिये होते हैं। काफिये का प्लूरल है कवाफी, तो बहुत कवाब। कम कवाफी होते हैं, तब हमें मजबूरी में उनको रिपीट करना पड़ता है, तो कोई हम्म, बुराई नहीं है। जी जी और मैं इसको थोड़ा लिटरेरी ढंग से इस बात को कहूँ, तो मैं आपको एक गज़ल के 5 शेर सुनाता हूँ, ये बात वाज़ेह हो जाएगी। जी मेरी ही किताब से ये ऐसा हूँ मैं से ये गज़ल है, कि इसका जो मक्ता है, मक्ते पर जब मैं आऊँगा तो आपको अच्छा लगेगा कि मैं अपनी बात को किस ढंग से कह पाया। जीने की आरज़ू हो ना कोई उमंग हो, जीने जैसे किसी की खुद से शबो रोज जंग हो। वाह। देखिए, जंग, उमंग, ये काफिये हैं, है ना। जी जी तो जब हमारे पास ज्यादा काफिये नहीं होते तो हम कहते हैं काफिया तंग है, काफी खुला नहीं है, तंग है। हाँ, जी जीने की आरजू हो ना कोई उमंग हो, जैसे किसी की खुद से शबो रोज जंग हो, वाह। हसरत के उड़ के जाऊं कहीं आसमां के पार,
किस्मत के जैसे पेड़ पे अटकी पतंग हो, हरदम सजाए रखते हो रुख पर ये बेरुखी, जैसे यही निबाह का बस एक ढंग हो। कुछ तो कमी भी होगी कि उठती हैं उंगलियां, ऐसा कभी हुआ है कि सोने पे जंग हो। वाह जंग क्या और जंग, जंग जी और जी जंग दो अलग अलग शब्द हैं। अलग लफ्ज है हाँ ऐसा कभी हुआ है कि सोने पे जंग हो। और मतला यूं हाजिर करता हूं कि अंबर गजल के शेर, मतलब मख्ता, सॉरी, मख्ता यूं कहता हूं कि अंबर गजल के शेर कहें आरजू तो है। अंबर अंबर गजल की गजल के शेर कहें आरजू तो है, फिर सोचते हैं काफिया इतना न तंग हो। ये बहुत बढ़िया हुआ क्या बात है मैंने मैंने एक अदबी ढंग से अपनी मजबूरी बयान कर दी कि इस जी गज़ल का काफ़िया तंग है, इसलिए जी मुझे और काफ़िए नहीं सूझे, तो मैं ये जी बात यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। जी ठीक है जी। जी अब हम तख्ती वाली बात पर आते हैं। आंख जिसकी भी होती है नम चौधरी, वो सब इसमें एक एक सवाल और भी उठेगा अभी, जो जी मनीष जी ने उठाया था एक सवाल पिछली बार। जी मैं उस पर भी अभी आऊँगा, इसी गज़ल में वो वाज़ेह हो जाएगा। शेर यूँ कहता हूँ कि लोग रखते हैं खुददारियाँ भी यहाँ, लोग रखते हैं खुददारियाँ भी यहाँ, सोचना फिर बढ़ाना कदम चौधरी, सोचना फिर बढ़ाना कदम चौधरी। और हासिल गज़ल शेर यूँ कहता हूँ कि भूख उगती है खेतों में खलिहान में, भूख उगती है खेतों में खलिहान में खेतों में खलिहान में, खलिहान में हाँ हाँ हवेली में उगते हैं बम चौधरी, वाह 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 हाँ हवेली में उगते हैं बम हम चौधरी। हमने माना कि तुम हाकिमे वक्त हो, हमने माना कि तुम हाकिमे वक्त हो है हमारी भी बातों में दम चौधरी। अब जो मक्ता इसमें आया है, जी मक्ते में जो मनीष का सवाल था कि भाई हम नम गम दम बम बम, जी दो दो लेटर्स के हम काफ़ी, हालांकि इसमें कदम भी आया है, जी तो उन्होंने हमसे ये पूछा था कि इसमें दो दो लफ्ज़ आ रहे हैं, दो लेटर्स आ रहे हैं, हम तीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी काफिया माना जाएगा। तो अब मक्ते में वो बात आई है कि हम बनाएंगे एक दिन व्यवस्था नई, हम बनाएंगे एक दिन व्यवस्था नहीं हमको इन बाजुओं की कसम चौधरी। कसम चौधरी तो वाह इसमें कलम रकम गम कदम बम दम और कसम, ये कवाफी आए हैं। चौधरी इसकी रदीफ है। आपने कितने शेर लिखे हैं इसमें, दो या तीन? मैंने 3 लिखे हैं पर अगर आप दूसरा भी मैं ऑनलाइन मुझे मिला नहीं पर मैं ढूंढती हूँ शायद अगर मिल जाए नहीं तो वो नहीं नहीं, ऑनलाइन ये कविता कोश में ये गज़ल है, रेख्ता पर ये गज़ल है, लेकिन अगर देखा आपको नहीं मिल रही है तो तब मैं मैं ढूंढती हूँ आपको अभी ये जो इंक एंड एक्सप्रेशंस जो है उसमें डाल दीजिए जी उसमें मैं ये गज़ल डाल देता हूँ, तो आप इसमें इसकी तख्ती कीजिए। और जी तख्ती करने का सबसे बड़ा मकसद जो है ये एस्टेब्लिश करना है हमें कि मतले से लेकर मक्ते तक गज़ल में हर शेर की एक ही बहर होती है, और एक ही उनकी जो जो मात्राएं होती हैं, जो उनका एक ही क्रम होता है, एक ही सीक्वेंस होता है। ये गज़ल की या उर्दू शायरी की सबसे ख़ास बात है। लोग मात्राएं पूरी, पहली बात तो आप देखेंगे जो आधी अधपकी जो गज़लें होती हैं या हिंदी कविताएं होती हैं, उसमें बहर का इतना ख्याल नहीं रखा जाता। दूसरी बात एक और है कि उसमें मात्राएं अगर पूरी कर भी ली जाती हैं, उसमें मात्राएं घटती बढ़ती रहती हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि 20 मात्रा जो हैं जी हर मिसरे में हैं, उसमें 22-21 ऐसे हो जाती हैं। वो 20-21-22 भी कर लेते हैं, और लोग जो गज़ल की उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाते वो लोग, और उनके सीक्वेंस का भी उतना ध्यान नहीं रहता। लेकिन हमारे यहाँ एक जो हमने मतले में पहले मिसरे में जो एस्टेब्लिश कर दी बहर, जो मीटर, यानी मीटर मीटर में दो बातें, मात्राएं कितनी हैं, उनका सीक्वेंस क्या है,
जी वही सीक्वेंस उसी के नीचे वैसा का वैसा, वैसा का वैसा ही आएगा। जी तो जी इसमें आपको आपको कन्फ्यूजन कहाँ होगा? आपको कन्फ्यूजन वहाँ होगा कि जहाँ लिखा तो होगा है हमारी भी बातों में दम चौधरी, लेकिन हम बोलेंगे है हमारी भी बातों में दम चौधरी। बी क्योंकि को वो बी बोलेंगे तो दो को एक गिनेंगे, है ना? जी तो ये जब आप कर लेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि गज़ल की बहर और मीटर क्या होता है। गज़ल की बहुत सारी बहर हैं। मैंने आपको बताया था शुरुआत में 18 और 1 19 बहर थी। जी 18 और 1 इसलिए कह रहा हूँ, 19 नहीं कह रहा हूँ, 18 और 1 19 कह रहा हूँ कि 18 बहरों की जो ईजाद है वो एक बार में हुई, 19वीं उसमें जोड़ी गई, लेकिन उन 18 में से भी 4 5 6 बहर 6 जो बहूर ऐसी हैं जिनको उर्दू शायरी में इस्तेमाल नहीं करते, वो पर्शियन वगैरह में इस्तेमाल होती हैं, इसलिए उनका हम जिक्र नहीं करते। तो बहर तो वैसे ही कम हो गई, लेकिन जी उसके बाद जो ज़िहाफ़ आया, ज़िहाफ़ मतलब एक मात्रा को कम करके या बढ़ा कम के करना जिस तरह से जी किया जाता है, उसको ज़िहाफ़ कहते हैं। तो मुज़ाहिफ़ बहरें बहुत सारी बन गई और वो सैकड़ों की तादाद में हैं आज की तारीख में। जी कुछ जी हिंदी के छंद भी उसमें जुड़ गए हैं। बहरहाल वो बातें हम बाद में किसी वक्त कर लेंगे, लेकिन एक अभी सवाल मुझे इसमें ये था आपकी कि कोई क्वेरी हो अ, तो बताइए। जी मुझे एक सवाल ये था कि अभी आपने कहा कि जो उसका उसमें रदीफ में हम लोग कह रहे हैं कि रदीफ और काफिये में जैसे आपने कहा ना कि हम लोग वो गम चौधरी है या कलम चौधरी है तो वो मनीष का जो सवाल था कि वो इसमें बाकी जगह पे तो हम लोग 2 अक्षर वाला ले रहे हैं जी, जिसका वजन वो है जी, 2 आ रहा है या 2 आ रहा है जिसका वजन पर यहाँ पे वो कलम है राइट कलम, यस, कम है यस, जी जी बिल्कुल। तो अगर साउंड के हिसाब से देखा जाए तो उसमें वो अम चौधरी अम चौधरी है वो एक्चुअली उसका वो पैटर्न वो इसका है इसका जो काफिया माना जाता है, काफिया जो माना जाता है, सही अगर सही पूछें आप, तो कलम, रकम, गम, दम, बम काफिया नहीं है। इसका जी काफिया है अम। वही मैं कह रही थी अम साउंड के हिसाब से या काफिया है चौधरी अम, क्योंकि जी बम के साथ तो हम दम तो लगा सकते हैं, हाँ क्योंकि अम लगाना है, लेकिन बम के साथ दुम नहीं लगा सकते। हाँ उ हो जाता है वो ऊ हो जाता है, क्योंकि जो कॉमन वर्ड है बम और दम में माँ कॉमन है, इससे हम्म पहले का जो अक्षर होगा उसकी मात्रा भी वही होनी चाहिए। तो ठीक मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि जो ये इसमें दम, बम, गम, नम के साथ कसम आ गया है, जी जी वो कैसे आ गया? दो अक्षर आते आते तीन कैसे आ गए? तीन ऐसे आ गए कि इससे पहले का जो हम जब हम तख्ती करेंगे तो जी उसमें हमें मालूम हो जाएगा कि कसम से पहले क्या है और दम से पहले क्या है। जी इन सबको आप तख्ती करेंगे, आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी बात कि वो ये उसमें इसमें क की आ मात्रा सकता पीछे है। वाले में गिनी जी, जाएगी जी। तो वो जी जो कॉम्बिनेशन बनेगा इसमें, ये आ सकता है। तो जी आज के इस एपिसोड में मैं समझता हूँ बहुत सारी बातें क्लियर हो गई, जो हमें फिर दोहराने की शायद ज़रूरत ना पड़े। काफ़िये हाँ की बात हो गई, रदीफ़ की बात हो गई। हमने ये कह दिया कि ये मतले में दोनों मिसरों में काफ़िया होता है। हम्म उसके बाद अशार होते हैं, शेर होते हैं, एक से ज़्यादा मतले हो सकते हैं। आखिर में जी मख्ता होता है, जिसमें शायर का नाम होता है। उससे पहले के शेर को शेर आखिर कहते हैं या आखिरी शेर कहते हैं, और अगर मख्ता नहीं होता तो वही आखिरी शेर होता है। जी इसमें एक और चीज़ होती है, उसके लिए बिल्कुल एक अलग से हमें क्लास टाइम चाहिए। एक वो क्या गैर मुरद्दफ़ गज़ल होती है, जिसमें काफ़िया ही रदीफ़ होता है। काफ़िया और अच्छा रदीफ़ अलग-अलग नहीं होते। अच्छा अच्छा वो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि कई बार अगर अब जैसे मैंने अभी आपको एक गज़ल सुनाई, उमंग हो, जंग हो, पतंग हो इसमें रदीफ़ है और उमंग, जंग ये काफ़िये हैं। काफी है लेकिन एक और गज़ल है कि अ आज के माहौल में यूँ जी रहा है हर बशर, जैसे सहरा में हो दरिया, जैसे पत्थर पर शजर। तो आखिर में जो दो लफ्ज़ आए हैं वो दोनों काफ़िये हैं, इसमें अच्छा रदीफ नहीं है। हाँ, इस समझ ऐसी मैं पूरी गज़ल पढ़ के सुनाऊंगा आपको। इसको गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं। पूरी ये गज़लें कम होती हैं, लेकिन ये होती हैं।
ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि फिर जब सामने आ जाए तो लोग ये ढूंढते ना फिरें कि इसमें रदीफ तो है ही नहीं, इसका हाँ मतलब गज़ल नहीं है। जी ऐसा नहीं है, गज़ल का वो भी एक फॉर्म है, गैर जी। मुरद्दफ कहते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आप याद दिलाएंगी तो हम उस पर भी काम करेंगे। तो रदीफ बिना रदीफ के सिर्फ काफिया हो जी वो गजल चलती है। जी ठीक। जी, वो जी गज़ल होती है, उसको गैर मुरद्दफ गज़ल कहते हैं। दो शेर मैं पढ़ देता हूँ। जी आज के माहौल में यूं जी रहा है हर बशर, जी जैसे सहरा में हो दरिया, जैसे पत्थर पर शजर। जी। अपनी तन्हाई से अक्सर पूछता रहता हूँ मैं, क्या फ़कत दीवारों दर का नाम ही होता है घर। घर। वाह वाह। बंद होकर रह गया वो दर हमेशा के लिए, जी मैं सिखाता रह गया हाथों को दस्तक का हुनर। क्या बात। अब वाह। आप ये देखिए, इसमें जो काफ़िए हैं वो आखिर में आ रहे हैं। पूरी जी गज़ल आपको सुनाऊंगा, ये मेरी ही दूसरी किताब में छपी हुई है ये गज़ल, तो जी वो मैं आपको सुनाऊंगा। जी। ठीक है, तो हम लोग इसकी जो आपकी गजल है, हाथ में है तुम्हारे कलम चौधरी, इसका इसकी मैं तख्ती आपको भेज दूंगी। जो बाकी बिल्कुल। शेरों की आप उससे थोड़ा देख लीजिए। जी। अब मुझे थोड़ा उसका सीक्वेंस, उसका पैटर्न, उसका जो उसकी जो बहर की एक ये है वो तो पता है, तो शायद मैं नहीं नहीं, मैं एक एक रिक्वेस्ट ये करता हूँ आपसे कि जी एक होता है आपको किसी क्वेश्चन का आंसर करना होता है, जी। उसमें थोड़ा ज़हन की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है जो क्या कहते हैं उसे, ऑब्जेक्टिव कहते हैं, क्या कहते हैं, कि जिसमें मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल 4 चॉइस। आपको ऑप्शन दे दिए गए, हाँ, मल्टीपल चॉइस। है ना? मल्टीपल चॉइस आपको दे दी गई, जी है ना? जी तो जी उसमें आपको सोचना नहीं पड़ता कि उन चारों में से एक आपको याद आ जाता जी है जी ना? वो जी काम आसान था। तो जी इसमें काम ये आसान है क्योंकि आपको गज़ल का पैटर्न पता लग गया, और मैं जी आपको ये कह रहा हूँ कि हर शेर में पैटर्न सेम होगा आखिर जी। तक। तो आप प्लीज़ यूँ ना कीजिए कि उस गज़ल का जो पैटर्न है वो पहले लिख लें और जी। बाकी उसमें बिठाने की नहीं, कोशिश करें। नहीं ऐसे नहीं होगा। नहीं, मैं मैं क्या सबके करूँगी? लिए एक मैसेज दे रहा हूँ, आपके लिए नहीं है, सबके लिए ये मैसेज है कि उसमें बिठाने की कोशिश ना करें। आप मैं इस तरह से करूंगी। आप देखिए, ये इस तरह का जी पैटर्न जी, गुड 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 गुड, ऐसा करूंगी। बिल्कुल तो ठीक है। मैं इसमें तो वो कहाँ पे कट हो रहा है, किसकी गिनती हाँ कहाँ हाँ हाँ, आप जब दूसरा शेर उठाएं जी तो पहला शेर बिल्कुल भूल जाएं जी जी। कि इसमें ये कौन सा मैं पैटर्न था, जी क्योंकि वो पैटर्न आपके जहन में होगा तो आप अपने आप ही उसे लिखते चले जाएंगे। आप खुद अपने सुनने पर आप भरोसा करें कि मैंने क्या सुना है जब इसे बोला गया है, और उसको, और मैं चाहूँगा कि आप एक एक मिसरे की अलग अलग तख्ती करें, पूरे जी शेर की एक मिसरे की तख्ती करें, उसको अलग रख दें बिल्कुल जी बिल्कुल। उसके नीचे दूसरा ना लिखें, क्योंकि दूसरा लिखेंगे तो आपके जहन में एक पैटर्न महफूज है, आप वो लिखते चले जाएंगे, आपको लगेगा ये बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं, दूसरे मिसरे को इंडिविजुअली ट्रीट करें, पहले मिसरे को इंडिविजुअली ट्रीट करें, उसके बाद देखें कि वो सीक्वेंस आपका बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। फिर आपको बहुत जगह पता ये लगेगा कि मैं यहाँ दो होना चाहिए था मैंने एक लिख दिया, यहाँ एक होना चाहिए था मैंने दो लिख दिया। ठीक है, ठीक ठीक। अब बताइए आगे। तो नहीं, आज हमने क्या क्या बातें की, हम्म वो उसके बारे में जैसे उसका रिपीट कर रही थी एक थोड़ा सा। हम्म और हमने आपकी जो गजल है कि हाथ में है तुम्हारे कलम चौधरी, उसकी उसकी कुछ और मजीद शेर है जिसकी हमने बात की। हमने रदीफ काफे को और थोड़ा गहराई से समझा। फिर हमने अ, अ, फिर हम उसके जिसमें नोट्स देख रही हूँ, और हमने आज हाँ, कि गजल की का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो किस चीज को गजल कहते हैं, उसमें शेरों का किस शेर को क्या कहा जाता है। मक्ता को मक्ता कहना है तो उसमें क्या चीजें होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल स्ट्रक्चर बिल्कुल उसका क्या है, बिल्कुल। मतला क्या है। फिर गजल में सानी मतलब मतलब क्या है? सानी उसने है। मतला या सानी मतलब क्या है? जी जी जी, बिल्कुल। हाफिज गजल शेर क्या है, और हुँ, गजल का शेर क्या है। गुड, और गुड, गुड, गुड। जी जी। और हुँ, मक्ता, और मक्ता में भी आपने ये भी कहा कि जरूरी नहीं हो कि मक्ता हो, लेकिन हाँ, अगर हाँ अगर है आजकल आजकल मक्ता नहीं कहा जाता, नहीं मतलब कहा जाता। यूजुअली लोग बचना चाहते हैं। और कहीं आ जाता है, कहीं मतलब मान लिया एक एक मेरी किताब में अगर 100 गज़ल छपी होंगी, तो हो सकता है 10-20 में कहीं मक्ता हो, बाकी में ना हो।
कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप चाहें तो हर गज़ल में मक्ता रख सकते हैं, और मक्ते पर अभी कभी हमें आप याद दिलाएंगे तो जी मक्ता एक एक बहुत ख़राब लोगों ने एक पैटर्न अपना लिया है मक्ते के तौर पर, जो मैं बिल्कुल ख़ारिज करता हूँ, बिल्कुल ख़ारिज करता हूँ। लेकिन बहुत से लोगों को चूँकि उसकी जानकारी नहीं है, वो हर मक्ते में वही गलती करते हैं। अगर उनकी किताब में मैं ऐसे-ऐसे शायरों को जानता हूँ कि अगर उनकी किताब में 100 गज़लें छपी हुई हैं और 80 गज़लों में मक्ता है, तो 80 में करीब-करीब 80 मक्ते गलत हैं। क्योंकि अच्छा उसमें एक बारीक पॉइंट है जिसको वो फॉलो नहीं करते हैं। उनको किसी ने या तो बताया नहीं, या उनको जो भी मैं कहता हूँ, है ना? जी तो वो भी हम उस पर भी एक मक्ते की वो एक जो जो हमारे जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम जी गज़ल के बारे में जो थोड़ा एडवांसमेंट हमारा होगा और थोड़ा और हम डीप डाइव करेंगे, तो उसमें हमें ये पता लगेगा कि कहाँ-कहाँ क्या गलती है। अभी तो मोटे तौर पर आपको और ऑडियंस को इतना समझना चाहिए कि मक्ता वो होता है गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर का नाम होता है। जी फिलहाल तो इतना समझना चाहिए। लेकिन मक्ते में क्या-क्या गलतियाँ हो सकती हैं, मतले में क्या-क्या गलतियाँ हो सकती हैं, क्या-क्या ऐब हो सकते हैं, वो हम थोड़ा-सा आगे जाके अभी कुछ दिन बाद उसको डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि अभी इस स्टेज पर काफ़ी वो प्रीमैच्योर हो जाएगा हमारा वो बात करना उस पर। जी, मुझे तो लगता है कि अभी हम इससे थोड़ा और इसी पे गहराई में थोड़ी बात करें और थोड़ी और तख्ती कर लें। जी, एक गज़ल को हम दोनों मिल हमारी जो मेरी रहे या इसकी कोई गज़ल है, तो उसे लफ्ज़ों को जोड़ने से लेकर उसको गज़ल के रूप तक लेके आने की एक एक्सरसाइज़ अगर पूरी हो, तो वो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। एक आपके बात मैं और कहता हूँ आपसे, जी, गज़ल अच्छे शायर की कही हुई होनी चाहिए। अच्छा शायर मतलब, अच्छा मतलब क्रीम पाउडर से मतलब नहीं है, क्लीन शेवन से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि जिसको गज़ल की जानकारी है। अच्छे शायर की गज़ल होनी चाहिए, अच्छे सिंगर या अच्छे ओरेटर ने उसे प्रोड्यूस किया हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर गज़ल की उसे समझ नहीं है और वो हुँ, गज़ल गाने बैठ गया हारमोनियम लेके, बहुत बार ऐसा होता है, हमने बहुत देखे हैं ऐसे, हैं? और तो और मीडिया में भी ऐसे लोग छाए रहते हैं जो बहर में होती हुई गज़ल, सपोज़ मजरूह साहब की गज़ल है, साहिर साहब की गज़ल है, शकील साहब की गज़ल है, अच्छी गज़ल को भी वो जब गाने लगते हैं तो वो उसे बेबहरा कर देते हैं, बहर से खारिज कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी बोलना है तो भी बोल दिया उन्होंने, तो गज़ल हाँ, ख़त्म हो जाती है। तो जी, इसलिए गज़ल के बारे में ये बात बहुत ज़रूरी है कि अच्छी गज़ल होनी चाहिए, अच्छे ढंग से उसका रिप्रोडक्शन होना चाहिए। अभी हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने गज़ल को बहुत ऊँचाइयाँ दी हैं। आप जानते हैं कौन-कौन नाम है, लेकिन साथ ही ऐसे लोग भी आज मीडिया के दौर में ऐसे भी चले आए हैं, घुसपैठ कर गए हैं कि जिनको गज़ल का जो सही है उनके तलफ़्फ़ुज़ में भी बहुत फ़र्क आ जाता है और फिर उनके रिप्रोडक्शन में भी फ़र्क आ जाता है, तो अच्छी खासी गज़ल भी बेबहरा मालूम होती है। बेबहर हो जाती है। जी, बेबहर हो जाती है। तो उसमें ये भी जो भी गज़ल के बारे में जिसको भी मालूमात करनी है, उसको इतनी एहतियात ज़रूर रखनी चाहिए कि मैं किसका कलाम पढ़ रहा हूँ, या अगर सुन रहा हूँ, गायकी में सुन रहा हूँ, तो किसके मुँह से सुन रहा हूँ। जी, ये बात बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये बहुत डरने वाली बात नहीं है। मैं डराता नहीं हूँ, किसी को भी नहीं डराता हूँ। गज़ल में जो भी आना चाहे, डराता जी। नहीं हूँ, मैं खुद ही डरता रहता हूँ कि अभी मैं क्या जानता हूँ। बहुत लंबा सफ़र है। नहीं, तो ये एक इसलिए आपने अच्छी अच्छी बात कही कि हम गज़ल को पढ़ना जितना ज़िम्मेवारी का काम है, उतना ही ज़िम्मेवारी का काम है उसे बिल्कुल, में बाँधना बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा आपने। आपने तो सही अल्फ़ाज़ वो दे दिए उस बात को। जी, वो ध्यान में रखें कि अगर कहीं पे हर्फ़ गिराया गया है, तो वो उसको वापस पुराने हिसाब से ना पढ़े क्योंकि फिर वो बहर से बाहर निकल जाएगी गज़ल। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, ठीक। बिल्कुल, ठीक है अंबर जी बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का एपिसोड रहा और मेरे से जो गलतियां हुई नहीं, वो भी नहीं, मैं कोई गलती नहीं है। गलती बिल्कुल, सीखने बिल्कुल, सीखने बिल्कुल। को आप एक बहुत अच्छा चल रही हैं, बहुत अच्छा चल रही हैं, कोई जी गलती आपसे नहीं है। जी और वो चूँकि अब देखिए हम जिस समाज में रहते हैं, हमारी एक मिसफ़ॉर्च्यून कह लीजिए कि हमारी संस्कृति पे हमारा कुछ भी अपना नहीं है। इस पे
फ्रांसीसी भी आए, अंग्रेज भी आए, मुगल भी आए, पठान भी आए। जी। सबका धीरे धीरे जो इंस्टिलेशन होता गया, उस वजह से आज हम यहाँ हैं। तो इसमें और फिर हम जिस दुनिया में अभी रहते हैं, अब कॉरपोरेट वर्ल्ड में रहते हैं, वहाँ हमारी ज़बान कुछ और होती है। पब्लिक से इंटरेक्शन करते हैं, वहाँ हमारी ज़बान कुछ और होती है। लिटरेचर की ज़बान कुछ और है, घर में बात करने की ज़बान और है। तो थोड़ा सा इसमें डिस्टिंक्शन रखने की ज़रूरत है। आप बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा बोल रही हैं, बहुत अच्छा अनवर कर जी, रही हैं। हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि आप जैसे उस्ताद हैं हमें सिखाने के लिए, और हमें शुक्र मनाना चाहिए कि टेक्नोलॉजी भी इतनी डेवलप हो गई है कि हम दूर रह के भी सीख सकते हैं, तो उसमें उसका भी एक हाँ, ये बिल्कुल है, बिल्कुल। लेकिन टेक्नोलॉजी का एक और नुकसान भी है। आजकल एआई से लोग गज़लें भी लिखने लगे हैं। एआई को दे देते हैं, इस टॉपिक पे गज़ल चाहिए, आवाज़ भी बना देते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं। तो उसमें वो आप वो फ़ील तो नहीं ला सकते ना साहब, फ़ील तो नहीं ला क्योंकि सकते। आपने जैसे गज़ल तो पिछली बार कहा कि गजल गजल पहले ख्याल से शुरू होती है, तो ख्याल अब से बस आपने निकाल बिल्कुल, दी। बिल्कुल। अब वो तो देखिए ना, अब उसमें गज़ल आपने एआई से ऑर्डर कर दिया कि मुझे एक गज़ल चाहिए, तो वो जितने भी अवेलेबल कवाफ़ी हैं, उसी उनको से ध्यान में रख के फिट कर देंगे। लेकिन वो आपकी वो इतना मैकेनिकल होना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, मैं समझता हूँ। जज़्बात की बात है, दिल की बात है, दिल से उसको निकलनी चाहिए, दिल तक जानी चाहिए, बस, जी। जी। और कुछ नहीं। थैंक यू अंबर जी, थैंक यू मनीष। और मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी हमें जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमें जो सुन रहे हैं। वीडियो में हमारे जो वीडियोस हम लोग पब्लिश करते हैं, हमारे चैनल पे कमेंट्स करते हैं। अगर आपकी कोई गज़ल है जिसकी आप चाहें कि हम मिलकर तख्ती करें, तो हमें प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स में डालिए। और अगर अंबर जी के लिए कोई सवाल है आपके, तो वो भी उधर लिख दीजिए। हमें बिल्कुल। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, तो आपकी अगला एपिसोड जब आने वाला हो तो आपको पता चले। थैंक यू सो मच।